तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी जब जिस टाइम पे सुन रहे हैं उनके लिए हमारा अभिवादन। और ये अपने सीरीज का जिसमें हम आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स का इंटरव्यू करते हैं, उसका एक बहुत दिनों, हालांकि बहुत दिन हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो ये एक सीरीज ऐसी है जिसमें हम एक थॉट है कि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स आर दे आर नॉट कॉमन, दे आर वीआईपी पीपल, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर ह्यूमैनिटी। किसी के ज्ञान में, जीवन में ध्यान योग लेके आना बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही हमारे साथ है आज हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर हिमांशु वर्मा जी। तो हिमांशु भाई, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग भैया। एंड जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या तो हिमांशु भाई, हम लोग पहले शुरुआत कैसे करते हैं, एक अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो हम आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ कैसा अभी तक आपको जो याद आता है अपने बारे में पूरा एक बार बताने का। जी ठीक है। तो भैया मेरा नाम तो जानते ही हैं, हिमांशु वर्मा है और मैं बेसिकली भिंड से हूँ। ग्वालियर के पास जो है डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, भिंड से हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भिंड में हुई है। आफ्टर दैट मैं भोपाल गया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई एंड ग्रेजुएशन के साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी एज ए लेक्चरर। एक कॉलेज है भोपाल में, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे मैंने लेक्चरर स्टार्ट कर दी थी, लेक्चरशिप। और लेक्चरशिप के साथ मैंने अपनी मास्टर स्टार्ट की एंड मास्टर कंप्लीट होने के बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया। मतलब अब जैसे भोपाल है और भिंड है तो इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, तो मैं कानपुर शिफ्ट हो गया। तो कानपुर में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और अभी जून तक मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। वेरी गुड हिमांशु भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत आपने लगभग सब कुछ बता दिया। भिंड मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ है ना? तो आपका यस यस। स्कूलिंग गांव से हुआ कि शुरुआत में कि शहर से हुई थी, सिटी में कि गांव में हुई हिमांशु आपका स्कूलिंग? सिटी है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे क्या है कि गांव से भी अटैच हूं मैं। और रहना, मतलब रहना, एजुकेशन वो पूरा हुआ हुआ है सिटी से। भिंड एक डिस्ट्रिक्ट है तो जो मेन सिटी होती है वहां से हुआ है। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव मेरा भिंड से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है औरैया, तो अच्छा। वहां पे मेरा गांव है। ओके हाँ। ओके। फिर उसके बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ भी भिंड से ही हुआ पूरा? 12th है वो एमपी से ही हुआ है, भिंड से हुआ है। 10 12 मतलब पूरा एजुकेशन पूरा 12th तक भिंड से हुआ है। फिर 12th के बाद हम भोपाल शिफ्ट हो गए, तो भोपाल में फिर डिग्री हुई, बैचलर मास्टर एंड जॉब वगैरह। यस। तो हिमांशु, स्कूल विद्यार्थी जीवन में किस तरह के विद्यार्थी थे? टॉपर थे, मीडियम में थे या बॉटम में थे, मिडिल में थे? और भैया मतलब मेरे हिसाब से मुझसे जितना हो पाता था मैं उतना करता था। एक्चुअली एक कोइंसिडेंस हो गया था कि जब हाँ मैं हाँ। 12th में पास आउट हुआ तो 12th के पास आउट के बाद नॉर्मली सभी लोग क्या करते हैं, ड्रॉप लेते हैं। तो मैंने भी सभी के साथ ड्रॉप ले लिया। तो ड्रॉप में मैं उतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो अब ड्रॉप लेके स्वाभाविक सी आप बात कोई है, अगर भिंड बच्चा में अच्छे से तैयारी कर रहे थे परफॉर्मेंस कि नहीं कहीं करेगा बाहर तो गए थे? पेरेंट। नहीं, ग्वालियर में। ओके। ग्वालियर में, हाँ ग्वालियर में। तो वहाँ पे मतलब ड्रॉप के टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो जो सपने थे कि आईआईटी ज्वाइन करना है, एआई ट्रिपल ई निकालना है, तो वो कुछ नहीं हो पाया था। तो नॉर्मल एमपी में एक एग्जाम होता है, एमपीपीटी के नाम से होता था, अब तो सब कॉमन हो गया है। तो एमपीपीटी मैंने दिया, तो एमपीपीटी से मुझे एक कॉलेज मिल गया भोपाल में। और उस टाइम पे का कॉलेज, सारे कॉलेज इक्वल थे। जैसे आज के टाइम पे कॉलेज कैटेगराइज हो गए हैं, कुछ अच्छे कॉलेज हैं, कुछ बहुत लो हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे सारे एवरेज कॉलेज थे, तो एक एवरेज ही कॉलेज था। तो वो मिल गया, तो मैंने सोचा कि अब जो करना है, कॉलेज तो मिल गया है, अभी तक जो नहीं कर पाए अब वो यहाँ पे करना है। तो मैं पूरा एकदम 100% दिया था कॉलेज में।
अब 100% का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया था कि मुझे एक खुशी मिली थी। अब उसको अच्छा बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वो तो मेरे गुरुजन बता सकते हैं कि किस तरीके का है। बट मैं अपने अपने हिसाब से मैंने जितना मुझे कर सकता था मैंने उतना किया है। वंडरफुल वंडरफुल, ये बड़ी बात होती है हिमांशु कि हम अपने काम में 100% दे पाए, उसके बाद उसके बाद रिजल्ट अलग है। हिमांशु भैया थोड़ा नेटवर्क का इशू है हिमांशु के साथ में, 2 मिनट रुक जाते हैं। ये तो हिमांशु भैया विद्यार्थी काल में किस तरह के एक शरारती बच्चे थे आप, या बहुत शांत टाइप के बच्चे थे? दोस्तों के बीच में कैसे फेमस थे, मारपीट वाले या शांत प्रकृति वाले दोस्त थे, कैसे थे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ, पढ़ने पे फोकस करता था, लेकिन ठीक है, फ्रेंड होते हैं सभी के होते हैं, लेकिन मैं बस जो दोस्त जैसे कॉलेज में या मतलब उस टाइम पे बच्चे 2-3 कैटेगरी में से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एकदम सिंसियर होते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं रहता, बस पढ़ाई से मतलब रहता है। कुछ होते हैं जिनको पढ़ाई से कम मतलब रहता है, दुनियादारी से ज्यादा मतलब रहता है। और मैं इन दोनों के बीच में था, मैं मतलब पढ़ने वालों के साथ भी रहता था, और मेरी थोड़ी दोस्ती उन लोगों से भी थी कि कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी साथ देंगे। वेरी गुड हिमांशु। हिमांशु, एक मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ कि हम जब बचपन में पेंसिल का यूज करते थे, तो कई बार हमारे पास रबड़ नहीं हाँ, होती थी, तो अगर मिटाना होता तो आप कैसे मिटाते थे? रबड़ नहीं होती थी, पेंसिल होती थी, आप कैसे मिटाते थे? आ, पहला तो जैसे उस टाइम पे बचपन की आदत है कि खून से मिटा दो, और फिर है ना, फिर वो नहीं होता तो नाखून से थोड़ा उसको स्क्रैच करके थोड़ा सा लाइट करके फिर उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर दो, इस तरीके से। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन तो वही होता है। या हिमांशु, थोड़ा सा विद्यार्थी काल को और भी इवोल्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ऐसा क्या था कि अगर मन में लगता है कि काश ऐसा होता तो मैं आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता? एक्चुअली भैया जैसे मैं अगर अपने पूरी अभी तक की अगर लाइफ को एनालिसिस करूं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे जो 10th के बाद का टाइम था, 11th 12th, क्या होता है कि बच्चा 10th कर लेता है, 10th के बाद भी मतलब अगर जो हाई क्लास की फैमिली है उनका गोल फिक्स रहता है कि बच्चे को क्या कराना है, वो 10th से ही उसको मोल्ड करने लगते हैं उसकी तरफ कि तुमको आईएएस करना है, पीसीएस करना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको डॉक्टरी करना है, वो उसी 10th से ही उसको मोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक मीडियम क्लास की फैमिली के लिए ये डिसीजन ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो उनको मतलब बच्चे को दिला तो देते हैं, किसी को मैथ दिला देंगे, किसी को साइंस दिला देंगे, किसी को कॉमर्स दिला देंगे, लेकिन बच्चा क्या करना चाह रहा है इसके ऊपर फोकस करना थोड़ा उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी वापस जाना चाहूंगा तो मैं मतलब बेसिकली 11, जैसे क्या होता था कि आप रियली बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी अपने इसका इंजीनियरिंग का 3rd ईयर में आके मैंने सुना था कि आईएएस नाम का कोई एग्जाम होता है। 3rd ईयर में मुझे पता लगा कि आईएएस और गेट जैसे भी कोई एग्जाम होते हैं, और इनके लिए भी प्रिपरेशन की जाती है। अभी तक हम सिर्फ ये समझते थे कि इंजीनियरिंग कर लो कि प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, बस बैठे बैठे पे जिंदगी कटेगी, ये व्यू बना हुआ है। बट एक्चुअलिटी जो रियलिटी है वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। यस हिमांशु। तो हिमांशु, एक हमारे कॉमन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूथ में, कॉमन प्रॉब्लम मैं कहूँगा ड्रग एडिक्शन का। लोग कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके अनुसार ये कैसे लगाम लगाया जा सकता है, और कितना विरोध करते हैं, और आपका क्या संदेश है इस मैटर में, इस इशू में?
ड्रग एडिक्शन के ऊपर बोला जाए भैया, तो जैसे लगाम लगाना, लगाम लगाने के लिए मतलब डिफरेंट, जैसे अगर किसी को छुड़वानी हो तो डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो मतलब नशा मुक्ति का करती हैं, बट ये इतना मेरे हिसाब से इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का हमें एडवांटेज पता है, तो अगर वो कोई भी चीज अपने उसका सेवन कर रहे हैं तो उसको उनका पहले ये पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा। इस तरीके से पहली चीज तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी ये चीज यूं ही होनी चाहिए कि जो बच्चे अगर इस चीज के लिए एडिक्टेड हो रहे हैं तो पेरेंट्स को इस चीज के लिए केयरफुल भी रहना चाहिए कि भाई कि हमारा बच्चा इस तरीके की कुछ काम ना करे। ये होता है, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे बेसिकली यूपी की बात करें तो यहाँ पे आप 14-14 साल के बच्चे गुटखा तम्बाकू भरे रहते हैं मुंह में। अब उनसे कुछ कहो, उनसे अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम बस उनको बस समझा सकते हैं बेटा मत खाओ, बट जो बेसिक उनके ऊपर कंट्रोल है वो उनके पेरेंट्स का है। तो एक करेक्ट। तरीके से मतलब बोला जाए तो लेक ऑफ अवेयरनेस है। चलो पेरेंट्स करते हैं खाते हैं, लेकिन वो खाते हैं लेकिन कम से कम बच्चों के सामने ना खाएं, क्योंकि बच्चे सर ऐसी उम्र होती है ना कि देख के ही सीखते हैं। आप किसी बच्चे के सामने अगर आप गाली दोगे तो बच्चे गाली सीखेगा। परफेक्ट। हाँ, तो वो हिमांशु, चीज होती है कि आप हिमांशु, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरे अलावा मेरा एक भाई है, हम दोनों ट्विंस हैं, और सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो चुकी है, मम्मी है, पापा हैं, अंकल आंटी एंड दादाजी। परिवार में सबसे प्रिय आपका कौन है? सबसे प्रिय मम्मी। मम्मी पापा के अलावा? मम्मी पापा के अलावा मामा मामी है, और इधर मतलब मेरा भांजा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह, वेरी गुड। हाँ, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हैं, जिससे सीखने को मिला बहुत ज्यादा? मेरी मम्मी से। मम्मी से। ऐसी कोई एक बात हमें हमसे शेयर करना चाहेंगे जो बताने लायक हो? ऐसी कोई बात, क्या सीखा हमने? बात भैया देखो क्या है कि मुझे लगता है कि सेक्रीफाइस हर किसी के पेरेंट्स करते हैं। अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो अगर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होंगे फिर भी वो कुछ ना कुछ करके पैसे देंगे ही। तो ऐसे एक कोइंसिडेंस हुआ था, मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम पे मैं बोला घर पे पापा मुझे पैसे चाहिए हैं, और उसके कुछ दिन बाद छुट्टी थी, तो पापा मुझे पैसे भेज दिए। अब पैसे भेज दिए, मैंने पैसे जहाँ यूज करने थे, रेंट देना था, टिफिन देना था, ये सारी चीजें मैनेज करके फिर छुट्टियों में जब मैं घर गया तो मैंने उस टाइम पे देखा था कि मम्मी पापा जो हैं वो नमक से रोटी खा रहे थे उस टाइम पे। तो वो मतलब वो एक एहसास था कि जिन लोगों ने मतलब कभी ये नहीं पूछा कि किस लिए पैसे चाहिए। तो कैसे ये चीज एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। मतलब मैं उनके उनके लिए मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग करते हो हमारे लिए, निश्चित रूप से हिमांशु। वही वही। तो इमोशनल स्टेबिलिटी में मेडिटेशन का क्या रोल है हिमांशु, आपके अनुसार? आज के लोगों को, खासकर युवाओं को, मेडिटेशन की तरफ, सुदर्शन क्रिया की तरफ क्यों जाना चाहिए? आपने पहली खुद चीज तो किया है, मेरी, राइट? हाँ, या पहली चीज तो ये है कि मेडिटेशन करने के बहुत से रीजन है। मतलब कोई हमें ये एक स्पेसिफिक रीजन इसको नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेडिटेशन करने से आप सिर्फ आपको ये एक प्रॉफिट होगा। आज के टाइम पे जो यूथ के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है उनको, जॉब नहीं है, और बहुत सी होती हैं, जैसे आपको बोले ड्रग एडिक्टेड, कुछ लोगों को स्मोकिंग वगैरह की भी दिक्कत रहती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, इन सारी प्रॉब्लम का जो कनेक्शन होता है वो हमारे दिमाग से होता है। या मेरा जो एनालिसिस है, इन सारी प्रॉब्लम का कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। तो जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें कंट्रोल हो ही नहीं सकती हैं।
तो माइंड को कंट्रोल करने का जो एक बोले मूल मंत्र है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, योग, इन सारी चीजों से हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल दर्शन के करते हैं। जो और हमें अगर एक सीखा बार है। आप अपने माइंड के ऊपर कर, हाँ, जब अगर एक बार हम माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सीख गए, हम सीख गए कि हम कैसे अपने माइंड को एकदम शून्य कर सकते हैं, कैसे उसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिर आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक पॉजिटिव वे की तरफ मूव करेंगे। बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका माइंड वही रहेगा और वही रहते हुए आपको 10 चीजों में, 10 बातों में उलझाए रहेगा और आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएंगी। आप ऑटोमेटिक अपने आप में उलझते चले जाएंगे। ये दिक्कत होती है। या परफेक्ट परफेक्ट। हिमांशु, अगर कोई समाज में कोई सबसे बड़ा बदलाव लाना तो आप क्या लाना चाहेंगे? समाज में सबसे बड़ा बदलाव, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रियली समाज में भैया सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आदमी को इस तरीके का होना चाहिए कि अगर सामने वाले को के लिए वो कुछ कर सकता है, अगर कैपेबल है, तो उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव यही है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, कैपेबल होने के बावजूद भी वो हेल्प करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते हैं, कि उनके बिहेवियर में नहीं है, कि उनका माइंड उनको नहीं बोलता है कि आपको हेल्प करनी चाहिए। तो ये मतलब अगर ये एक तरीके का आदमी का माइंड सेटअप ऐसा हो जाएगा कि सामने वाले को अगर जरूरत है और हम उसकी हेल्प करें, तो हमें लगता है कि सभी जगह हैप्पीनेस हो जाएगी एक तरीके से। और इंडिया में कोई परिवर्तन लाना हो, पूरे देश में, कोई पूरे वर्ल्ड में, वो क्या चीज है? पूरे विश्व के स्तर पे कोई वर्ल्ड परिवर्तन में देखना चाहेंगे आप? विश्व के स्तर पे ऐसे तो कुछ सोचा नहीं है। ऐसे क्या बताएं, ये मेरे हमको हिसाब से दुनिया में, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मेरे हिसाब से हिमांशु, पूरी दुनिया में जो सबसे डिवाइडिंग फैक्टर है वो है रिलीजन एंड बॉर्डर, यू नो, हम्म। रिलीजन एंड बॉर्डर। हाँ, तो देखो ये क्या नेशन एंड बॉर्डर बोल सकते हैं, मतलब सारी चीजें इसी से डिवाइडेड है, हर देश इसी बॉर्डर वॉर्डर यही सब चलता रहता है। बट एक चीज होती है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के आदमी के अंदर अगर मानवता है, तो बॉर्डर ऑर्डर ये सारी चीजें बेफिजूल की हो जाती है। हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनका कुछ स्वार्थ है यहाँ पे और हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और तो हाँ, अगर मतलब मानवता आएगी तो शायद ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो शायद खत्म हो जाए। हिमांशु भाई, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो बहुत कठिन का समय होता है, लगता है अरे वो लगभग टूट गए थे, वो बहुत कठिन समय था। कोई ऐसा समय याद कर पाते हैं आप अपने जीवन, अभी तक के जीवन में? ऐसा समय तो अभी 1-2 महीने पहले ही था। मतलब 1-2 महीने पहले क्या, पूरी लाइफ की लगी हुई थी। मतलब एक तरीके से जॉब पे कुछ मैटर हो गया था वहाँ कॉलेज में, तो मैं जॉब छोड़ दिया था। जॉब छोड़ दिया तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्टडी सही से नहीं हो पा रही थी, दिमाग वगैरह सब चीज डाइवर्ट हो गई थी। तो क्या होता है भैया कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। उस आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, सिचुएशन को आपको फेस करना होगा। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम का एनालिसिस करना होगा और प्रॉपर उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जैसे मेरी एज 27-28 एज होने जा रही है। 27-20 एज में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होना एक सर्वाइविंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम घर पे नहीं बोलेंगे तो घर से हमें हेल्प नहीं मिलेगी, बट एट दैट एज एंड इस स्टेज पे वो बोलना भी सही नहीं लगता है। तो क्या हुआ था कि ये सारी प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम को समझा, फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाला और अपना डिसीजन लिया। तो ये सारी चीजें थी। परफेक्ट परफेक्ट। कोई और इसी तरह इसका उल्टा होता है, बहुत खुशी वाला क्षण जीवन में जो याद आता है, प्रसन्नता वाला जीवन, सबसे खुशी के दिन कौन से थे? सबसे खुशी के दिन तो वही जब रिजल्ट आता था सेमेस्टर का, घर पे बताते थे, बस पिताजी की छाती चौड़ी।
अपना आदर्श पुरुष कौन है? आदर्श पुरुष या महिला कोई भी हो, आइडल पर्सन? आइडियल पर्सन या एक सर है हमारे, मतलब जिन्होंने हमें पढ़ाया है, रणजीत सिंह लोधी नाम है उनका, और अभी वो एसडीओ हैं जबलपुर में। ओके। तो मतलब हाँ, मतलब जैसे मैं कभी डाइवर्ट होता हूँ या कुछ कंफ्यूजन होती है किसी डिसीजन को लेके, तो जनरली मैं उनसे डिस्कस करता हूँ चीजों को, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन दैट मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सभी को फेवरेट हैं वो, मतलब ऐसे पर्सन ही ऐसे हैं कि अगर एक बार उनसे मिल लो ना तो एक छाप छोड़ जाते हैं कि आपके अंदर एक आग जला देंगे कि नहीं बेटा तुम्हें कुछ करना है। वेरी गुड। हिमांशु, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? वही लोधी सर? बेस्ट फ्रेंड एक है, बचपन का दोस्त है, सत्येंद्र श्रीवास्तव नाम है। वेरी गुड। कहाँ है सत्येंद्र इस टाइम पे? ये भिंड में ही है। ओके ओके। हिमांशु, हम युवा लोग हैं और इस रास्ते में कई बार होता है, दिल कभी कभी लगता है कहीं पर तो अटक गया है। कभी ऐसा हुआ? ऐसा एक बार 12th में थोड़ा बहुत हुआ था। मतलब 12th में क्या है, रियली हम सर जब पढ़ते थे 11th 12th में, तो हमको ये पता नहीं था कि हाँ भाई ये लड़की है तो लड़की से मतलब फ्रेंडशिप भी की जाती है। हम लोग ये समझते थे कि लड़कियां होती हैं ये लड़कों से जलती हैं, इनको जितना परेशान करो उतना अच्छा है। तो तो इस तरीके का हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो। तो जब फिर बैचलर में आया तब समझ में आया कि हाँ ये कहानी भी कुछ और होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत रहता था, फिर थोड़ा कैरियर एरियर को लिए हुए, और फिर बीच में एक आध बार हुआ है, लेकिन वो रिलेशनशिप थोड़ी लंबी चली है। ओके, वेरी गुड। हिमांशु, आज अपने देश में आज की परिस्थिति में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को कैसे आकलन करते हैं आप? आर्थिक और देश की। यस, देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को क्या आकलन करते हैं? कैसा पाते हैं आप? और क्या चाहिए, क्या होना चाहिए संक्षिप्त में? संक्षेप में बात करें तो आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ज्यादा पिछले 4 मार्च से लेके अभी तक आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई है। इवन दैट काफी लोगों की जॉब चली गई है। मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि 66 व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल की जॉब गई है। 66 लाख, सॉरी 66 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की जॉब गई है। तो अब उनकी जब जॉब गई है तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो आर्थिक असर पड़ा होगा। और नॉर्मल जो न्यूज में फिर करंट अफेयर में पता ही लगता रहता है, जीडीपी डाउन हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीजों में ये तो बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति तो भैया कम हुई है, डाउन हुई है, और काफी डाउन हुई है। एंड और राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने भाई पॉलिटी स्टार्ट नहीं किया है। बट राजनीतिक भी कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या सुधार होना चाहिए? पहली चीज तो यही है कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। आदमी पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम के लिए फॉर्म भी भर देता है, 4 4 5 5 साल हो जाती हैं। 5 5 साल क्या, मेरे देखते हुए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यूपी पीसीएस पीसीएससी यूपी पीएससी की एक वैकेंसी निकली थी 2013 में, एई की, असिस्टेंट हम्म। इंजीनियर की। 2013 की वैकेंसी वो क्लियर होते होते भैया 2020 में जाके उसकी ज्वाइनिंग हुई है। दैट इज द सिनेरियो। ये सिनेरियो चल रहा है। तो मतलब थोड़ा सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, जॉब देनी चाहिए। जब जॉब दोगे तो लोग आपके सपोर्ट में भी आएंगे। ओके। और जॉब के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, थोड़ा महंगाई है। अब ऐसा नहीं है कि के महंगाई अगर मतलब जैसे कम से कम महंगाई होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ठीक है, हो रही है, अगर उसका कुछ प्रॉफिट मिल रहा है देश को तो हो रही है। लेकिन इतना भी नहीं हो कि एक लोअर क्लास या मीडियम क्लास फैमिली के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो जाए। परफेक्ट। हाँ। क्या हिमांशु, हिमांशु आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज जनरली मैं थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखता हूँ,
बुक्स वगैरह थोड़ी पढ़ता हूँ। और सबसे बड़ी हॉबी जो जो है, मतलब जैसे मुझे खाली टाइम मिलता है ना, मैं दोस्तों से कॉल लगा के बातें करता हूँ। वेरी गुड। तो हिमांशु आपने थोड़ा हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। आपने हाँ, कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का, कब किया हिमांशु आपने? ये मैंने किया था मार्च, अप्रैल अप्रैल या मई के आसपास। अप्रैल में, शायद अप्रैल में। शायद अप्रैल में। उसके बाद सुदर्शन की आपने सीखा, क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन पाते हैं और क्या क्यों रिकमेंड करते हैं आप आर्ट ऑफ लिविंग? करते भी हैं कि नहीं करते, ये भी बताइए? करते हैं। तो ये सुदर्शन क्रिया क्या है कि जैसा हम बताए थे कि सारी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो हमारा माइंड होती है। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो लगभग 80% आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाती है। आप किसी जगह पे गए हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि आपके सामने 2 परिस्थिति आ जाएँगी, बट यू कांट डिसाइड व्हाट शुड आई डू? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि हम रिएक्शन दे पाएँ, हम डिसीज़न ले पाएँ। कभी-कभी होता है ऐसा, है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि दिमाग मेमोरी जो है वो इंक्रीज़ होती है सुदर्शन क्रिया से। मैंने पिछले जैसा जुलाई में अप्रैल में किया था, अप्रैल से मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। तो दिमाग को स्थिर बनाने में अगर बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका माइंड एक बार स्टेबल है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, परिस्थिति के हिसाब से आप चेंज नहीं होगे, आपके हिसाब से परिस्थिति चेंज होगी। हाँ, एंड सुदर्शन की उसमें बहुत बड़ी सहायक चीज़ है, डेफ़िनिटली। हुँ। या अभी कभी हिमांशु हमें मौका मिले श्री श्री रविशंकर, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का, तो पहली बातचीत क्या होगी उनसे? आप बैंगलोर जाए हैं, कभी उनसे मिले और गुरुदेव सामने हो, तो पहली बातचीत क्या होगी आपकी? क्या करना चाहेंगे उनसे बात? पहली बातचीत और एक बार उनके उनके साथ सुदर्शन क्रिया करना चाहेंगे। सुपर! वंडरफुल, वंडरफुल। हुँ। क्या हिमांशु ना एक हम हर व्यक्ति के जीवन का एक गोल होता है, तो आप अपने जीवन को आज से 10 से 15 साल, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? कैसा व्यक्ति देखते हैं अपने आप को? आज से 5 साल बाद? 5 साल बाद हम मतलब एक अ, जैसे कि एक अच्छी-सी जॉब हो और एक हैप्पी फैमिली के साथ हैप्पी एटमॉस्फियर में हूँ मैं, खुश हूँ, इस तरीके से। वेरी गुड। और अगले 5 सालों में देश को कहाँ देखना चाहते हैं? अपना देश कैसा हो? अपना देश भैया ऐसा हो कि कभी भी आदमी को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, इंडिया में ऐसी बात नहीं है टैलेंट है। एक आप छोटे से गाँव में चले जाएँगे, वहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे। पर दिक्कत वही है कि डेवलपमेंट की। एजुकेशन सिस्टम, डेवलपमेंट, वहाँ तक सोर्सेस नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एक छोटे से गाँव से अगर टैलेंट उठ के हमारे देश के किसी अच्छे पोस्ट पे आ रहा है, तो उस टाइम पे मैं बोल सकूँगा कि हमारा देश अब प्रॉपर डेवलप हो गया है। हाँ। हिमांशु भाई आपकी वीकनेस, कमजोरियाँ क्या-क्या हैं? कमजोरी और पहली चीज़ तो यही है कि जैसे मैं मेरे जैसे कोई भी मेरे से बात करता है, इवन दैट फ्रेंड है, जनरली फ्रेंड से ही बात होती है, फ्रेंड लोगों से। तो क्या होता है कि जैसे फ्रेंड को कोई हेल्प चाहिए, उसने मुझसे कुछ कहा कि भाई ये काम करना है, तो मेरे साथ सिर्फ़ यही एक दिक्कत है, मतलब वीकनेस बोले तो यही एक दिक्कत है कि वो बोलेगा काम का और मेरे मुँह से हाँ निकल जाएगा। मुझे पता है कि उस काम में मेरा लॉस है ना? मुझे पता है कि मेरे उस काम में मेरा लॉस है, मेरा टाइम बर्बाद होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा भी लग जाए, लेकिन कभी मेरे मुँह से ना नहीं निकलेगा। ये मुझे अपनी सबसे बड़ी वीकनेस लगती है। बहुत बढ़िया। और अपनी स्ट्रेंथ? इसे स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इस वज़ह से लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं। कभी ऐसी पर्सनैलिटी से कोई सपना है कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना हो जाए, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे मिलने का सपना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कभी अभी जो मैंने बताया था कि मेरे जो आइडियल सर हैं, उनसे मैं काफ़ी दिन से नहीं मिला हूँ। तो अभी तो यही सपना है कि
टाइम मिले तो मैं उनसे मिलूँ, उनसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 ढाई साल के समथिंग होने जा रहा है। ओह! काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया। हाँ, तो हिमांशु भाई अभी हम अपने इस बातचीत के आखिरी दौर में हैं। कोई ऐसी बात जो अभी आप मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया, लेकिन आप बता सकते हैं उस प्रश्न का। कोई ऐसी बात है जो बताने लायक चीज़ है, बता सकते हैं। अपने जीवन से ही, अपने ऐसे कोई घटना, दुर्घटना, कुछ भी बता सकते हैं, एनीथिंग। मेरा प्रश्न नहीं है, सिर्फ़ जवाब है वो आपका। अच्छा, अच्छा। तो देखो ये क्या है कि मेरा ये मानना है कि आदमी इंसान को जो इंसान कहते जैसे हमारे पुराणों में कहा गया है कि 64,000 योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। तो अगर आपको इंसान की बॉडी मिल रही है या इंसान के रूप में आप इस पृथ्वी पर मदर अर्थ पर आ रहे हैं, तो आपको कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे का लॉस हो और उसकी बददुआ आपको लगे। है ना? मेरी मतलब कोशिश यही रहती है कि कोई मैं ऐसा काम ना करूँ, जैसे कभी-कभी क्या होता है, सिचुएशन वक़्त एक सा नहीं रहता है। कभी सिचुएशन आपके फ़ेवर में होती है, कभी सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है। तो जब सिचुएशन अगेंस्ट होती है तो आपके द्वारा किए गए कार्य उस सिचुएशन को चेंज करते हैं। अब पता नहीं कितने लोग इस पे विश्वास करेंगे बट दिस इज़ द फैक्ट, माय रियल एक्सपीरियंस है ये। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो बेशक अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी वीक है, लेकिन आगे चल के आपके साथ अच्छा ही होगा। तो मैं मतलब लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आए हैं तो अच्छा करें, खुश रहें। या यही क्या सबका यही अंतिम संदेश भी है आपको सभी का, या और भी कुछ संदेश है? यही है, बाकी दिमाग को स्थिर करें तो उसके लिए क्या करना है वो तो पता ही है सबको। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स सुदर्शन क्या करना चाहिए? तो वैसे नहीं किया करें। वेरी गुड। हिमांशु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मुझे भी सारी अच्छा बातें लगा। हैं जो अभी और भी की जा सकती हैं, समय की पाबंदी रहती है, और मैं ये सबको बताना चाहूँगा, ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट 1 है। आज से 5 साल बाद यही बंदे जो हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये वीआईपीज़ हो गए। तो इनके साथ हम इंटरव्यू पार्ट 2 लेके आएँगे। हिमांशु, हम आज से 5 साल बाद फिर से एक इंटरव्यू करेंगे, दैट विल बी पार्ट 2। और उस यस, श्योर। टाइम हमें सच में ये बोलने में गर्व होगा कि हम तो उस टाइम एक कॉमन व्यक्ति की तरह इंट्रोड्यूस किए थे। है नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग का वॉलंटियर कभी कॉमन मैन नहीं होता है, वो तो बहुत सुपर व्यक्ति होता है। तो हिमांशु, इसी संकल्प के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं कि बहुत से लोगों को इस ज्ञान के मार्ग में लेके आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के पथ पर। इसी संकल्प के यस, साथ यस। विदा लेते हैं ठीक है। सबसे। थैंक यू हिमांशु भाई। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरु।